Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know about the B.Ed third semester how to make Hindi lesson plan. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में पाठ योजना बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो हम यहाँ पे यह जान लेते हैं कि यह पाठ योजना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना B.Ed BTC DLED कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो छात्रा अध्यापिका का नाम। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो या आप जिस भी डेट को टीचिंग करने जाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है हिंदी। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है नाइन्थ। इसका मतलब यह है कि हम नाइन्थ क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप उप विषय लिखते हैं। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखोगे, अदरवाइज़ आप उप विषय नहीं लिखोगे। यहाँ पे हमारा उप विषय है पदांश। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब है कि हमें टीचिंग करने के लिए 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है मीराबाई पदावली। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य में आपको एक जानकारी आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप हिंदी की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने हिंदी की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। आपको सामान्य उद्देश्य में अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में कल्पना शक्ति के साथ मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को पूर्ण मनोयोग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता बताना। छठा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित आरोग्य आरोह अवरोह को सिखाना। सातवां पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य
हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है बच्चों को काव्य का उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है बच्चों को काव्य का उद्देश्य बताना। दूसरा पॉइंट्स हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में है बच्चों को काव्य के माध्यम से व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है बच्चों को काव्य का अर्थ बताना। बोधात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है बच्चों को प्रस्तुत काव्य के साथ आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है बच्चों को काव्य के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है बच्चों को काव्य के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र मीराबाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। ये होता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो अब हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं हम भारत देश में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारत देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं भारत देश में हिंदी अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हिंदी में कुल कवित्री के नाम बताइए। हिंदी में कुछ कवित्रियों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं हिंदी में कुछ कवित्रियों के नाम महादेवी वर्मा, मीराबाई इत्यादि हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, मीराबाई किसकी भक्त कवित्री थी। तो छात्र आंसर देते हैं मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त कवित्री थी। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, मीराबाई ने किस काव्य में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। मीराबाई किस काव्य में श्री कृष्ण का वर्णन मीराबाई ने किस काव्य में श्री कृष्ण का वर्णन किया था, इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम लोग हिंदी में मीराबाई की पदावली की व्याख्या विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखते हैं प्रथम अनिविति
छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को आप लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अंकड़ तिलक दिए भाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर, बैजंती माला, क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछत गोपाल, पायो जी कहे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चो नहीं कोई मोर न लेवो दिन, दिन बढ़त सवायो, सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप शब्द अर्थ लिखेंगे। आप शब्द अर्थ लिखेंगे मकराकृत, इसका अर्थ, मकराकृत का अर्थ होता है मछली के आकृति। दूसरा शब्द अर्थ आप लिखते हैं अरुण, अरुण शब्द का अर्थ होता है लाल, भाल शब्द का अर्थ होता है मस्तक, अधर शब्द का अर्थ होता है ओठ, रजत शब्द का अर्थ होता है सुशोभित, कठिन तट शब्द का अर्थ होता है कमर के किनारे पर, नुपुर शब्द का अर्थ होता है घुंघरू, रसाल शब्द का अर्थ होता है मधुर, बछल शब्द का अर्थ होता है वत्सल। व्याख्या करने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप पहला क्वेश्चन आप पूछते हैं मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। पहला क्वेश्चन आप पुनरावृत्ति में पूछते हैं मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। दूसरा क्वेश्चन आप पुनरावृत्ति में पूछते हैं मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं बसो मेरे नैनन में, यहाँ नैनन होगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल का व्याख्या कीजिए। उसके बाद आप छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आप पहला क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप छात्रों से मूल्यांकन में पूछते हैं मीराबाई ने क्या पाया है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं बच्चों आप सभी लोग घर से जन्म जन्म की पूंजी पाई व्याख्या कीजिएगा और आप लोग मीराबाई किस भगवान की उपासिका थी लिखकर लाइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस
पाठ योजना की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।